किया था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के हवाले से, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे मज़ीद। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोगों ने देखा है कि ये जैसे हम लोगों ने OSI मॉडल किया इससे पहले, तो OSI मॉडल में हमने ये जो है ना मुख्तलिफ लेयर्स की, कुछ लेयर जो थी इंफॉर्मेशन को कैरी करती थी और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती थी उस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे कि जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, वहाँ पर इंफॉर्मेशन बेसिकली इंफॉर्मेशन के हवाले से बात हो रही थी। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाने के लिए, आगे डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। तो ये जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये भी बेसिकली सर्विसेज लेयर का पार्ट हैं। ठीक है, सर्विसेज लेयर में अगर बात करें तो जो नेटवर्क लेयर है, लेयर 3, वहाँ पर आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स रूट्स का जो है ना तयन होता है कि कहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। क्योंकि हमने जब OSI मॉडल को देखा था, वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ को बड़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। एक चीज़ में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है कि लेयर 3 और लेयर 4 दोनों में ही हम लोग ये कहते हैं कि एक में IP एड्रेस अटैच हो जाता है और एक में जो है ना सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट अटैच हो जाती है। आपका पैकेट, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इस चीज़ का वहाँ पर फैसला होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी पैकेट जो है वो किस डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी और कौन से रास्ते से पहुंचेगी। तो इन दोनों में, फिर दोनों में ही यही बात हो रही है। इन्फो बेशक आपके पास अलग अलग हेडर लग रहा है, एक तरफ जो है ना IP का हेडर लग रहा है और दूसरी तरफ सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट का हेडर लग रहा है, लेकिन दोनों में ही आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली किसी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। जैसे एक सोर्स है, इससे डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। लेकिन इनमें फिर मेजर डिफरेंस क्या है? इनमें मेजर डिफरेंस ये है, चूंकि अभी हम लोग नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क लेयर के ऊपर सोर्स जो एक डिवाइस है उसकी किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन की पोर्ट तक, यानी सोर्स गेटवे जो है वहां से डेस्टिनेशन गेटवे तक हमने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। उसके लिए आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपका IP एड्रेस, IPs रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। जबकि जो लेयर 4 थी, ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पर TCP UDP की बात हो रही थी, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट के हेडर की बात हो रही थी, वहां पर किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम, एक सोर्स, उसकी ना कि जस्ट हम पोर्ट की बात करेंगे, ना कि जस्ट उस तक इंफॉर्मेशन को, पैकेट को पहुंचाने की बात करेंगे, बल्कि उस एक स्पेसिफिक जो डिवाइस है या जो भी एक सोर्स है उसके ऊपर जो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन चल रही है, जो एक प्रोटोकॉल चल रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करके, कैप्चर करके डेस्टिनेशन के ऊपर जो एक प्रोटोकॉल चल रहा है, जो एप्लीकेशन चल रही है, उस तक पहुंचाने का जो काम करती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। जैसे हम लोग किसी को मेल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई वेबसाइट ओपन की है, HTTPS चलेगा। तो डेस्टिनेशन जो सर्वर होगा वहां पर के HTTP तक हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे मैसेज, हमारी पिंग को एक्सेस देने के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो लेयर 4 है। लेकिन अभी वो जस्ट मैं डिफरेंस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा था ताकि आपको पता हो कि जो प्रोटोकॉल हम स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली, असल में चूंकि सारा का सारा हमारी कम्युनिकेशन, हमारा मकसद कम्युनिकेशन है, तो इस कम्युनिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो OSI मॉडल है। TCP/IP हम लोग बात करें या OSI मॉडल बात करें, बात एक ही है। क्यों? कि TCP/IP में बस जो लेयर्स को मर्ज कर दिया गया है इंफॉर्मेशन की, सेशन लेयर की बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर की, बाकी वही लेयर्स कम कर दी गई हैं, लेयर्स को इंटीग्रेट किया गया है, बाकी बात वहाँ पर भी सेम ही हो रही है। तो ये थोड़ा सा है कि हम लोग बात, हमें पता होना चाहिए कि हम नेटवर्क लेयर के ऊपर बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये इस चीज़ का हम लोग तयन करेंगे कि हमने अपने पैकेट को एक रूट देना है, एक रास्ता बताना है, एक रास्ता असाइन करना है कि किस तरह से उसने किसी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जाकर वहाँ पर कम्युनिकेट करना है। अच्छा, उसके बाद अब मज़ीद बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लिया था कि डायनेमिक राउटिंग में फिर हम लोग EIGRP देख रहे थे, इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसका बेसिकली मकसद
और ये था कि किसी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर राउटिंग को परफॉर्म करना, ताकि क्या हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ होप्स की बात ना करें, या कहाँ कहीं पर हमारा स्केलेबिलिटी इशू ना हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होप्स जहाँ पर सपोर्ट करने हो हम लोगों ने वहाँ पर EIGRP को इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। या फिर उसके अलावा कहीं पर सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई टनल्स क्रिएट करनी हो, ठीक है, हेड ऑफिस उसकी ब्रांचेस के दरमियान में, तो वहाँ पर जो GRE टनल्स क्रिएट करते थे या साइड टू साइड टनल्स क्रिएट करते थे, वहाँ पर अगर मल्टीपल बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ जाएं तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो उसके बजाय वहाँ पर DMVPN में EIGRP का यूज़ था। उसका बेनिफिट ये था, उसका असल जो है ना फ़ायदा यही था कि उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती थी, हब एंड स्पोक की कम्युनिकेशन। और वहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 के साथ जैसे ही फेज़ 3 को कॉन्फ़िगर करते थे तो स्पोक्स आपस में भी कम्युनिकेट कर पाते थे। इस ये बहरहाल थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको थोड़ी मोटिवेशन है कि हम लोग VPN को भी आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद मजीद हम लोगों ने EIGRP को कॉन्फ़िगर करना भी सीखा। EIGRP की नेबरशिप के हवाले से भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने देखा कि नेबरशिप बनाने का पर्पस, बेसिक मकसद और मुद्दा क्या होता है। उसका असल पर्पस ये होता है कि किस तरह से दो राउटर्स आपस में रूट्स को एक्सचेंज करेंगे, और उसके लिए कुछ पहले पैरामीटर्स हैं। जब वो पैरामीटर्स अचीव हो पाएंगे उसके बाद ही वो राउटर्स आपस में रूट्स को एक्सचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपस में रूट्स को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए EIGRP के केस में ये जो पैरामीटर्स हैं उनमें मेजर पैरामीटर जो है उनके मैट्रिक्स थे, K वैल्यूज, K1 K2 K3 K4 K5, ठीक है, बैंडविड्थ था, ठीक है, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और MTU। जिनमें से मेजर जो अंडर कंसिडरेशन जो जिनकी वैल्यू हैं, जब ये पैरामीटर्स की ये वैल्यूज होंगी तो तब आपकी जो है ना नेबरशिप क्रिएट होगी। तो उस उनमें क्या था, K1 और K3 की बात हो रही थी, बैंडविड्थ और डिले वो 1 होने चाहिए, और लोड, MTU और रिलायबिलिटी वो 0 होनी चाहिए, अंडर कंसिडरेशन नहीं ये यहाँ के केस में। ठीक है, एक ये पर्पस था। दूसरा ये पर्पस था, चूंकि हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले नेबरशिप टेबल बनेगा। जब EIGRP को हम कॉन्फ़िगर करेंगे इनिशियली, तो वो किसी एक राउटर के ऊपर जब हम EIGRP को कॉन्फ़िगर करते थे तो वो 224.0.0.10 के ऊपर उसको अपने राउट को मल्टीकास्ट कर देता था, अपने पैकेट को। उस पैकेट का नाम क्या होता था, हेलो पैकेट। हेलो पैकेट मल्टीकास्ट कर देता था 224.0.0.10 के ऊपर। अब मल्टीकास्ट से मुराद ये है कि उस स्पेसिफिक टोपोलॉजी के अंदर जितने भी आगे डेस्टिनेशन उसके साथ अटैच राउटर्स होंगे सबको वो मैसेज जाएगा, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, चाहे वो मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी से मुराद ये है कि राउटर से आगे डायरेक्टली सारे राउटर्स अटैच हुए हुए हैं। ठीक है, राउटर टू राउटर हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, दो डिवाइसेस को डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट किया हुआ है। और मल्टी एक्सेस सेगमेंट से मुराद ये होती है कि इंडस्ट्रीज के अंदर लाजमी होता है एक मेजर गेटवे राउटर होता है, उससे आगे जो है ना और राउटर्स इस तरह से अटैच किए जाते हैं जहां पर आगे स्विच अटैच करके स्विच के साथ और मुख्तलिफ जो है ना राउटर्स अटैच कर दिए जाते हैं, तो उसको बेसिकली मल्टी एक्सेस सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जनरली ये भी याद रखेगा जब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करते हैं वहां पर सीरियल की केबल्स को यूज करते हैं, जबकि सीरियल कनेक्टिविटी करते हैं, जबकि मल्टी एक्सेस सेगमेंट में आपकी इथरनेट कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, इथरनेट लेयर के ऊपर काम हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल ये आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देख लें कि मेजर जो है ना आपका गेटवे राउटर किसी एक ISP से, लेट्स सपोज PTCL से, नियाटेल से, जैसे उन्होंने 100 Mbps का कनेक्शन लिया होता है, उसको आगे फिर एक स्विच अटैच करके डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स लगा के, एक्सेस पॉइंट्स भी बेसिकली क्या होते हैं, आपके गेटवेज ही होते हैं, गेटवे का काम कर रहे होते हैं, उनके जरिए आगे पूरे इंटरनेट में डिस्ट्रीब्यूट की होती है इंफॉर्मेशन। उनको किसी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर कॉन्फ़िगर किया होता है, और उसमें असल में ज़्यादातर जो होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर, चूँकि जो वाईफाई होता है ना ये एक्सेस पॉइंट, इनकी 30 मीटर तक मैक्सिमम जो है ना होते हैं, वायरलेस जो ना इनका रेंज होती है। तो इसलिए वहाँ पर आगे डिफरेंट, वो तो एकड़ों में होती है ना, एकड़, और इससे लेवल के ऊपर होती है ना, बड़े बड़े जो ना दूर दराज डिपार्टमेंट्स बने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो,
तो वहाँ पर यूज़र्स की जो है ना रिलायबिलिटी के लिए, यूज़र्स की आसानी के लिए उन्होंने सेम SSID और पासवर्ड पे और सेम फ्रीक्वेंसी पे उन एक्सेस पॉइंट्स को कॉन्फ़िगर किया होता है, ताकि यूज़र जैसे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक एक्सेस पॉइंट की रेंज से दूसरे एक्सेस पॉइंट की रेंज में जाए, तो बड़े स्मूथली ये आपके कनेक्शन को दूसरे जो है ना एक्सेस पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं। आप लोगों ने अक्सर सब नहीं प्रैक्टिकल किया होगा, और ये हमने बहुत दफ़ा डिप्लॉय की हुई है ये चीज़। ठीक है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि यूज़र जो है ना उसको प्रॉब्लम नहीं होती, इंटरनेट कनेक्टिविटी उसकी मेंटेन रहती है। तो वो भी वो क्या होता है, वो मल्टी एक्सेस सेगमेंट के तौर पर काम कर रहा होता है वहाँ पर। तो ये दो बेसिकली होती हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स। तो अभी ये जैसे हम लोगों ने क्रिएट की हुई है, ये दो राउटर्स के दरमियान में डायरेक्टली आपस में कनेक्शन है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के उसमें आता है। इस राउटर से आगे यहाँ पर एक स्विच लगा के आगे मजीद कुछ स्विचेस भी हैं, राउटर्स भी हो सकते हैं, एक्सेस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कोई एंड डिवाइस भी हो सकती है, कोई आगे मजीद राउटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मल्टी एक्सेस सेगमेंट के तौर पर काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि दो राउटर्स जब आपस में पैरामीटर्स को, बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया था कि ये सेम ही रहते हैं, पैरामीटर्स चेंज नहीं होते, इसलिए ऑटोमेटिकली जैसे ही हम लोग EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपकी नेबरशिप बन जाती है, नेबरशिप क्रिएट हो जाती है। वो बाद में फिर किसी किस्म की चेंजेस करते वक्त या किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या प्रोटोकॉल जब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स चलाते हैं किसी इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ MTU वगैरह या रिलायबिलिटी को चेंज जब करने की ज़रूरत पड़ जाए, फिर वहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वैसे आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट जनरली आपको जब ये इन प्रोटोकॉल्स को रन करते हैं तो नेबरशिप के जो पैरामीटर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो सेम ही रहते हैं। अभी मैंने अथेंटिकेशन की बात नहीं की, EIGRP के अंदर अथेंटिकेशन की बात होती है कि वो भी आपके पास सेम होना ज़रूरी है, वो भी उसके पैरामीटर्स में आता है। ठीक है, अथेंटिकेशन से मुराद ये है कि जब राउटर्स के दरमियान में कनेक्टिविटी हो गई तो उसमें प्रिविलेज, उनमें जो है ना बेसिकली क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, यूज़र नेम पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयर होगी। MD5 जो है ना मैसेज डाइजेस्ट 5 के अंदर जो है ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन का तबादला किया जाएगा। तो नेबरशिप, हर बहरहाल नेबरशिप टेबल तक की हम लोगों ने बात की कि नेबरशिप टेबल जब क्रिएट होगा तो वहाँ पर इन नेबर्स के आपस में रूट्स की इंफॉर्मेशन, इनकी मैट्रिक्स की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद टोपोलॉजी टेबल की बात करें तो टोपोलॉजी टेबल में आपके पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स और इसके अलावा इनके अपने जो सेगमेंट्स, इंटरनल जो रूट्स हैं और एक्सटर्नल जो रूट्स हैं, तमाम रूट्स की इंफॉर्मेशन होगी। और उसके बाद मजीद राउटिंग टेबल की अगर बात करें तो राउटिंग टेबल में फिर आपके पास जस्ट वो पाथ होगा जो कि आपकी मैट्रिक कैलकुलेशन के बाद किसी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक जो है ना वैलिड पाथ था, एक जो है ना बेस्ट पाथ इलेक्शन की गई है आपकी, उस पाथ को जस्ट उस जो है ना राउटिंग टेबल में ऐड किया जाएगा। अब वो कैसे ऐड होता है, आज हम लोग इसी चीज़ को बेसिकली डिटेल में देखेंगे, क्योंकि राउटिंग टेबल में हम लोगों ने इससे पहले स्टैटिक राउटिंग की थी, या फिर डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को जब डिप्लॉय किया था, वहां पर हम लोगों ने देखा था, एक चीज देखी थी कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन के एक ही वक्त में बाय डिफॉल्ट एक से ज्यादा रूट्स नहीं होते, है ना। क्यों कि अगर स्टैटिक राउटिंग में बाय डिफॉल्ट रहने दें वहां पर होते थे, क्योंकि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात हो रही थी और वो स्टैटिक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन थी, उसको भी चेंज करके हम लोगों ने AD वैल्यू को चेंज करके उनको एक वक्त में एक ही पाथ को किया था। क्यों, ये इसलिए हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने ये बात बड़ी डिटेल में स्टडी की थी कि हमारे पास सिमेट्रिक राउटिंग इज शुड बी जो है ना इज वेरी गुड एज कंपेयर टू एसिमेट्रिक राउटिंग। ठीक है, और इसको जो है ना प्रमोट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। क्यों, क्या वजह है कि मैं आपको आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, हाँ इमरान से पूछूं इमरान क्या हाल है, आपका जवाब मुझे अशान दे के जी इमरान ठीक है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, आपको ही मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्या पता दरमियान में ये हमारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा हो, ठीक है, हमारी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो रही हो, ठीक है, रेपुडिएशन कर रहा हो ये हमारी इंफॉर्मेशन के साथ, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो इस वजह से सिमेट्रिक राउटिंग से मुराद यही होती है कि जिस रास्ते से हमारी इंफॉर्मेशन जाए उसी रास्ते से आए। एसिमेट्रिक राउटिंग में ये जहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल पाथ्स एक ही वक्त में कॉन्फ़िगर्ड हों और एक पाथ के से इंफॉर्मेशन जाए किसी और पाथ से वापस आए, तो वो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो वो एसिमेट्रिक राउटिंग हम लोगों ने देखी थी। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं होता, वहाँ पर एट
एट द स्पॉट जो है ना एक वक्त में एक ही रास्ता आपका राउटिंग टेबल में ऐड होगा, जो कि रास्ता बेस्ट होगा। उस रास्ते से ही आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। और इन केस उस रास्ते में लोड इंक्रीज या फिर जो है ना वो रास्ता मोस्ट प्रोबेबली अगर लिंक डाउन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग का पर्पस ही हम लोगों ने यही देखा था कि वो तमाम टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन एक राउटर तक पहुंच जाती है। तो डायनेमिक राउटिंग में अगर किसी भी जगह से रास्ते से आपका लिंक डाउन होता है तो अल्टरनेट पाथ चूज कर दिया जाएगा। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं राउटिंग टेबल की, तो राउटिंग टेबल में वही पाथ होगा जो कि बेस्ट होगा। तो फिर डायनेमिक राउटिंग में पहले रिप में बेस्ट पाथ के इलेक्शन के लिए हम लोगों ने देखा था कि वहां पर नंबर ऑफ होप काउंट्स जो है वो मैट्रिक कैलकुलेशन का मेथड थे इन केस ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लेकिन अब हम लोगों ने इसके बाद मजीद EIGRP में हम लोगों ने देखा था कि ये एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जहां पर जो है ना मैट्रिक कैलकुलेशन जो है ना वो नंबर ऑफ होप्स के ऊपर नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपकी इंटरफेस की मैट्रिक्स को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक की कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर हम लोग इस चीज़ का फैसला करेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन आपका मैसेज आपके राउटिंग टेबल में कौन सा रूट ऐड किया जाएगा और कौन सा रूट जो है वो बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके लिए ये फार्मूला EIGRP की मैट्रिक कैलकुलेशन का ये फार्मूला नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 10⁻⁷ ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब वहां पर वही वही वैल्यूज यूज करेंगे जो हम लोगों ने देखी थी कि ये बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, MTU, इनमें से बैंडविड्थ और डिले जो है वो 1 है, बाकी सब की वैल्यू 0 है। इसलिए बाकी सब फार्मूला में EIGRP की मैट्रिक कैलकुलेशन में कोई भी वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं हो रही, ठीक है। अब 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ प्लस डिले डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 256। अब यहाँ पर डिले तो डिपेंड करता है ना हमारे रास्ते में आने वाले राउटर्स कितने हैं, होप्स कितने हैं रास्ते में आने वाले, और बैंडविड्थ डिपेंड करती है कि उसकी इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है। लेट्स सपोज 1 गीगाबिट के लिए हम लोग अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पर बैंडविड्थ को अगर 1 गीगाबिट के लिए कैलकुलेट करें, मैट्रिक कैलकुलेशन इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ डिले 10 जो है ना यहाँ पर तब लिखेंगे जब हम लोग जो है ना ओरिजिनल डिले की वैल्यू की यूज़ कर रहे हो। अगर टेंस में ही वो वैल्यू लिखते हैं, जैसे 100 है उसको टेंस में लिखते हैं, या फिर 1000 है उसको हंड्रेड्स में लिखते हैं, फिर डिवाइड बाई 10 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये बाज़ लोग इसको डिवाइड बाई 10 लिखते हैं, यूज़ करते हैं, बाज़ नहीं लिखते, लेकिन हम लोग ओरिजिनल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो उसके लिए फिर हमें डिवाइड बाई 10 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिवाइडेड बाई 10 और इस पूरे को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, जो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों ने 256
6 के साथ। ठीक है, ये है फार्मूला। ठीक है, 10⁻7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ प्लस डिले डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 256। अब ये डिपेंड करता है, अब ये बैंडविड्थ से मुराद क्या है कि आप लेट्स सपोज जो दो डिवाइसेस के दरमियान में जो आपका लिंक है उसकी कितनी बैंडविड्थ है, आपके इंटरफेस की कितनी बैंडविड्थ है, 100 Mbps है। ठीक है, फास्ट इथरनेट है। अब ये भी याद रख लीजिएगा जो लोग न्यू हैं, जैसे कि ये जो है ना यहाँ पर आपके सामने कुछ राउटर्स हैं, कुछ स्विचेस हैं, कुछ जो है ना यहाँ पर इथरनेट स्विचेस हैं। सिंपल इथरनेट स्विचेस से मुराद ये होती है कि उसकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है 10 Mbps होती है। ठीक है, उसके बाद फास्ट इथरनेट होती है, ये सबसे कम मैंने आपको लिमिट बताई 10 Mbps इथरनेट सबसे कम जो है इंटरफेस होता है कैपेसिटी जी। लेकिन 10 MB आपको टोपोलॉजीज के अंदर या फिर रियल इन्वायरमेंट के अंदर जी जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है फास्ट इथरनेट, इथरनेट फिर फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट जो होती है उसकी 100 Mbps ट्रांसमिशन स्पीड होती है, 100 MB पे। उसके बाद गीगाबिट इथरनेट होती है, उसकी 1000 होती है। ठीक है, और फिर इस तरह से 1 गिग भी हो सकती है, 2 गिग भी हो सकती है, 3 गिग 10 गिग की पोर्ट हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाँ 1544 सीरियल इंटरफेस जो होता है उसकी जो होती है बैंडविड्थ वो 1544 होती है सीरियल। अब यही याद रखिएगा, मैंने आपको बताया 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है जो है ना GB। लेकिन अब वहां पर प्रीवियस क्लास में जब हम लोग कर रहे थे वायर शार्क के अंदर पैकेट्स कैप्चर कर रहे थे, और मैंने K6 के हवाले से भी आप लोगों को डिस्कस किया था, तो बाज औकात K6 तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पर आपकी जो है ना 80 आपके जितने भी लिंक्स जो है ना वो 80 GB से भी बड़े बड़े लिंक हों। ठीक है, डाटा सेंटर लेवल की बात हो रही है, तो वहां पर फिर आपके पास 80 से इनकी चूंकि फार्मूला भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, 80 GB से आगे ऑनवर्ड जितने भी लिंक्स होंगे ना, चूंकि ये याद रखिएगा यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। 0.5 है तो उसको 1 ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 0.7 है तो उसको भी 1 ही कंसिडर किया जाएगा। इस वजह से 80 GB से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज हैं उनको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें ना 10 की रेज टू पावर, तो वो सारी की सारी में आंसर 256 ही आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर ये इलेक्शन यहाँ पर मैच नहीं होता, यहाँ पर आप इस चीज़ का अंदाजा और इस चीज़ का तयन नहीं कर सकते कि आपने कौन सी डेस्टिनेशन को वहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो उसके लिए फिर वहाँ पर उसके K6 जो है ना एक अलग था, जहाँ पर आपके डाटा सेंटर की पावर, एनर्जी कंजप्शन और उन चीज़ों को चेक किया जाता है कि कौन से इंटरफेस के जरिए आपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये इसको याद रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको जहन में रखते हुए हम लोग एक टोपोलॉजी जो हमने बनाई हुई है सिस्को पैकेट ट्रेसर में ही, लेट्स सपोज इसी को ओपन कर लेते हैं, जो कि आप लोग ज़्यादा इसी से फ्रैंक हैं, उसमें जो कि दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती। हम लोग EIGRP को भी दोबारा से कॉन्फ़िगर करना देख लेते हैं। ये देखिए ना, सेम वही टोपोलॉजी है जो हम लोगों ने यहाँ पर नोट्स में भी बनाई हुई है, सेम उसी तरह की टोपोलॉजी है। ठीक है, तो
इस टोपोलॉजी में इनिशियली लेट्स सपोज कोई भी दो राउटर्स के दरमियान में, आज लाहौर और कोयटा, पहले रावलपिंडी और कराची की बात करते थे, आज लाहौर और कोयटा की बात करते हैं, इनके दरमियान में हम लोग EIGRP को चलाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या इसके दरमियान कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल तो नहीं चल रहा। नहीं आ रही सर, आपको नहीं आ रही सर। जी बोलिए। किसी का क्वेश्चन है कोई? स्क्रीन नहीं आ रही सर, आपको स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन ये बाकी लोग बताएं जी, आप तो मेरे ख्याल में साइम अभी भी आए। सुफियान सर आपकी आपकी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ बस साइम आपकी कनेक्टिविटी का इशू होगा, आप डिसकनेक्ट होके दोबारा हो जाएं। रिप यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो शो IP राउट जी, आर से मुराद यहाँ पर रिप कॉन्फ़िगर्ड है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कोई भी इससे प्रीवियस प्रोटोकॉल को रिमूव करना हो तो उसके लिए कमांड है नो राउटर रिप। इस तरह से अब इसमें कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होगा। उसके लिए शो IP राउट चेक करें, तो बस कनेक्टेड और लोकल है इसके अपने, ठीक है, और कोई नहीं है। ऐसे ही कोयटा वाले राउटर में आए, तो IP राउट यहाँ पर एक तो स्टैटिक रूट्स उनकी तो चलो है वो हम किसी भी, लेकिन रिप को हम लोग डायनेमिक राउटिंग को रिमूव करते हैं। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, नो राउटर रिप। अब शो IP राउट की बात करें तो रिमूव हो गए। अब इनके दरमियान में हम लोग EIGRP को चलाते हैं। सबसे पहले लाहौर में आएंगे तो सेम वही तरीका है, राउटर EIGRP लेट्स सपोज 20, एक हम लोग AS नंबर दे देते हैं, इसको प्रोसेस ID भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये कॉन्फ़िगर किया तो इसका मतलब ये हो गया कि EIGRP हमने यहाँ पर इसको असाइन कर दिया। अब शो IP या शो IP प्रोटोकॉल की बात अगर करें, हाँ अभी इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके बाद राउटर EIGRP कितना 20, उसके बाद इसके नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करवा देते हैं। अब कौन से मेजर नेटवर्क्स हैं लाहौर के अंदर? अब देखें यहाँ पर अब मैक्सिमम मल्टीपल नेटवर्क्स आएंगे, फिर आपको प्रीवियस क्लास में जो है ना हमारे पास चूँकि 2 ही राउटर्स थे, वहाँ पर नेटवर्क्स की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पर इसके बाकी नेटवर्क्स को भी साथ एडवर्टाइज करवाते हैं। जैसे अब 102 वाला एक नेटवर्क है इसका, एक 101 वाला नेटवर्क है और एक 192 वाला, 3 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ये जो 101 वाला है वो .2 के साथ, और 102 वाला .1 के साथ, और 192.168 वाला .100 के साथ, ठीक है। ये 3 नेटवर्क्स हैं। इन 3 नेटवर्क्स को यहाँ पर एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं अगर हम लोग, एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग तीनों को इनिशियली इंडिविजुअली अलग अलग एडवर्टाइज करवाएं, ठीक है। नेटवर्क 192.168.10.0, 101, 101, 101.0 और इसके अलावा 102, 102 और 102.0। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर 0.0.0.0 और फिर 0.0.0.0, इस तरह से हम लोग इसको एडवर्टाइज करवाएं। यानी ये सबसे मेजर नेटवर्क होता है ISP लेवल के ऊपर, या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग जो अपने गेटवे के अंदर जो नेटवर्क देते हैं वहां पर कोई खास तयन तो नहीं किया जाता ना इसने इस डेस्टिनेशन में जाना है, सभी डेस्टिनेशन मैच करवानी होती हैं। ये आपने कभी ऐसा नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक आपने
साइट सर्च की उसकी एक्सेस ना मिल रही हो या कुछ ऐसे जो कि पब्लिकली कोई आपकी कंट्री लेवल के ऊपर बैंड हो, फिर तो अलग बात है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसलिए ये वो रूट है, ये वो पाथ है जो कि तमाम तर डेस्टिनेशन को मैच करवा देता है। सबसे बड़ा रूट जो है वो ये है 0000, यानी तमाम डेस्टिनेशन को मैच करवा देता है। तो हम लोग अपनी गेटवेज के अंदर इसी को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि तमाम डेस्टिनेशंस को मैच कर दिया जाए। अब फिर इसमें से तमाम को मैच करवाने के बाद फिर उनमें से कुछ खास डेस्टिनेशंस को रिमूव भी किया जा सकता है। उसके लिए फिर ACL हम लोग अप्लाई करते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि हमने अपनी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर इस तरह ऑफिस के अंदर जहाँ पर आजकल सोशल मीडिया से लोगों को रोका जाता है ताकि वो लोग अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, तो वो टिकटॉक बैन होता है कि इस कंपनी में, इस कंपनी के अंदर या इस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर आप टिकटॉक नहीं देख सकते, आपको टिकटॉक की एक्सेस नहीं मिलेगी। या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम इस तरह से, या कोई और स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जो है ना जाकर आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं और काम नहीं करते, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या चाहे कोई एम्प्लॉयज़ हों, तो वो फिर वहाँ पर ACL की पॉलिसीज़ या फिर आपके फायरवॉल के अंदर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की गई होती है, जिसकी वजह से आपने ये भी हम लोग करना सीखेंगे आगे अभी इसके बाद फ़ौरन जब हमारी डायनेमिक राउटिंग हो जाएगी कि हम किस तरह से स्पेसिफिक वेबसाइट्स को अपनी गेटवे के अंदर रहते हुए ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन वो तब होता है कि उसके लिए पहले आपकी डायनेमिक राउटिंग हुई होती है, आपकी और कनेक्टिविटी हुई होती है, उसमें से तमाम पाथ्स पहले मैच करवाए जाते हैं, उनमें से कोई एक स्पेसिफिक पाथ्स जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है डेस्टिनेशन से मैच करवाने के लिए। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने एक पाथ, हालांकि नेटवर्क्स 3 डिफरेंट थे, ये जो बताने का मकसद जो था कि नेटवर्क्स इसमें तीनों डिफरेंट थे, इनका एक इंडिविजुअल मेजर नेटवर्क नहीं हो सकता था क्योंकि पहला बाइट ही तीनों का चेंज था। उसके लिए एक सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास यही हो सकता था जिसमें ये तीनों आ जाएं 0000। ठीक है, तो उसका ये बेनिफिट हुआ कि ये इन तीनों नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करवा देगा। अब उसमें पहले निबरशिप भी क्रिएट होगी, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग इसको मजीद देखना चाहें, अभी शायद ना भी आया हो, लेकिन शो IP EIGRP टोपोलॉजी, अब ये देखें हमने कहीं पर यहाँ पर मेंशन नहीं किया था इन नेटवर्क्स को, इन रोड्स को हम लोगों ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था 101 को, 102 को, 192 को, लेकिन EIGRP की टोपोलॉजी में ऐड हो गए। ये इस चीज का बताने का मकसद यही था कि 0000 का मतलब ये नहीं है कि ये EIGRP की टोपोलॉजी के अंदर भी वो तमाम रूट्स ऐड कर देगा, उनमें से फिल्टर करके जो इंटरफेसेस के अंदर जो रूट्स ऐड किए गए थे उन्हीं रूट्स को इसने अपने अंदर ऐड किया, उनको मैच किया, और उनके लिए पास फिर उन्हें बताएगा कि आगे कौन कौन से पास हैं जिनके जरिए वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ गए ये बात को? एक यहाँ पर ये काम किया, अब यहाँ पर देखिएगा मैनुअली तीनों को ऐड करूंगा तो तब भी उसका भी यही मतलब होगा। उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। कोयटा, कोयटा ही राइट राउटर था, हाँ। अब यहाँ पर राउटर, और दूसरी बात यहाँ पर अभी तक इनकी नेबरशिप आपस में क्रिएट नहीं की हुई होगी, देखिएगा क्यों नेबरशिप नहीं क्रिएट होगी। ऑब्वियसली हमें पता है दूसरी तरफ EIGRP जो है वो कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है, तो शो IP EIGRP नेबर्स, अभी देखें कोई नेबर नहीं शो हो रहा, लेकिन जैसे नेबरशिप क्रिएट होगी राउटर EIGRP क्या था 20, ठीक है, लेट्स सपोज मैं 30 लिखता हूं, तो क्या 30 के साथ भी होगी? नहीं, उसके लिए लाजमी है कि मुझे कौन सा ऐड करना पड़ेगा, 20 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेटवर्क, अब यहाँ पर 000 भी ऐड करवा सकता हूँ और तमाम जो है ना अलग अलग भी ऐड करवा सकता हूँ, अलग अलग ऐड करवाऊँ। जैसे अलग अलग इसके कौन कौन से 3 नेटवर्क्स इसमें एडवर्टाइज हुए हैं, एक 102 102 102.2, एक 103.1, राउटर EIGRP 20, नेटवर्क है इसका 102 102 102.2, 0 लिखें या 2 लिखें कोई एक ही बात है। ठीक है, एक ये नेटवर्क हो गया, और इसका मास चूंकि हमने सबको क्लास C का मास दिया है तो 000255। अब देखें जैसे ही ये एक हम लोगों ने इसमें नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाया तो फौरन से हमें नेबरशिप का मैसेज आ गया कि ये देखें
यहाँ पर नेबरशिप EIGRP 20 की क्रिएट हो गई है, किसके साथ? 102.102.1 के साथ। क्यों कि यहाँ पर इस इंटरफेस के ऊपर ऑलरेडी हमने EIGRP चलाया हुआ है, इस नेटवर्क को वहां पर एडवर्टाइज करवाया हुआ है, और यहाँ पर भी इसकी जो है ना नेबरशिप क्रिएट हो गई है। इसके बाद दूसरा नेटवर्क ऐड करते हैं, वो कौन सा है? वो है 103.103.103.1 103.103.103.1 और मास्क उसका हो जाएगा 0.0.0.255। ये दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज हो गया। अब देखिए यहाँ वहां पर क्यों हमें नेबरशिप का मैसेज आया और यहाँ नहीं आया? वहां पर इसलिए आया था कि क्योंकि इसके अक्रॉस दूसरे एंड पे आपकी नेबरशिप एडवर्टाइज हुई हुई थी EIGRP, लेकिन यहाँ पर तो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की ना इनिशियली EIGRP से रिलेटेड, इस वजह से यहाँ पर हमें कोई मैसेज नहीं आएगा। उसके बाद तीसरे नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाते हैं जो इसका अपना लैन क्या है 192.168.40.100 और फिर उसको भी मास्क 255.255.25 मास्क हो जाएगा 0.0.0.255 इस तरह से। अब यहां पर देखिएगा शो IP EIGRP टोपोलॉजी, यहां पर भी देखिए 101 102 और 103 और 192। अब यहाँ पर साथ चुके देखिएगा टोपोलॉजी में कौन से नेटवर्क्स भी साथ शामिल हो गए, 192.168.30 वाला भी इसमें साथ शामिल हो गया। क्यों साथ शामिल हुआ? क्योंकि रूट्स आपस में इनके एक्सचेंज हो गए। अभी जितनी देर में हम लोग उसको ऐड करते और देखते पैकेट्स कैप्चरिंग में हम लोगों ने देखा था कि पहला सबसे पहले हेलो पैकेट जाएगा, एम्प्टी पैकेट जो कि मल्टीकास्ट किया जाएगा 224.0.0.10 के ऊपर। लेकिन जब नेबरशिप दोनों के हेलो पैकेट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे उसके बाद वो एक एम्प्टी अपडेट पैकेट भेजेगा और एम्प्टी अपडेट पैकेट्स के बाद जो अपडेट पैकेट फौरन जाएगा उसमें रूट्स की इंफॉर्मेशन भी होगी। इस वजह से यहाँ पर राउटर जो कोयटा वाले राउटर के पास जो लाहौर वाले राउटर के लैन के रूट्स की इंफॉर्मेशन भी आ गई। 192.168.30.0 कहां पर कॉन्फ़िगर्ड है? ये है 30.0, ये वो नेटवर्क है। और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक कैसे पहुंची? इसने इसको अपडेट पैकेट भेजा, उस अपडेट पैकेट में इसने अपने तमाम रूट्स की इंफॉर्मेशन भेजी, ना कि सिर्फ इस रूट की इंफॉर्मेशन भेजी बल्कि साथ 101 की इंफॉर्मेशन भी भेजी। ये देखिए 101 तो यहाँ पर चल रहा है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक कैसे पहुंची? क्योंकि इस राउटर ने अपने पास एडवर्टाइज करवाई हुई थी और इस राउटर की और इसके साथ नेबरशिप क्रिएट हुई। नेबरशिप क्रिएट होने के बाद इनकी अपडेट्स शेयर हुई। अपडेट्स शेयर में इस राउटर की राउटिंग टेबल के अंदर टोपोलॉजी के अंदर जितने राउटर्स थे तमाम अपडेट हो गए। फर्स्ट टाइम इन सब ने क्या किया, एक फुल अपडेट पैकेट भेजा। लेकिन इसके बाद अगर कोई इनकेस इस राउटर में अपडेट आती है, चेंज आती है, तो वो सिर्फ जो चेंज आएगी वो चेंज वहां पर जाएगी, ना कि पूरा का पूरा राउटिंग टेबल दोबारा से शेयर किया जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि EIGRP इज मोर स्केलेबल, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर जो है ना हेल्पफुल एज कंपेयर टू रिप। क्योंकि रिप में क्या होता था, रिप में ऐसे जब पैकेट्स को अपडेट किया जा रहा था वहां पर ना कि एक चेंज बल्कि पूरा का पूरा राउटिंग टेबल हर हेलो मैसेज के साथ अपडेट किया जा रहा था। ये वहां पर प्रॉब्लम थी। मतलब इसमें ये है कि जो भी इस राउटर पे नेटवर्क चल रहे होंगे हाँ वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज होगा, सारे एडवर्टाइज। हाँ, ना कि सिर्फ वहां पर बल्कि इन दोनों की नेबरशिप जब क्रिएट होगी तो यहाँ पर जो अपडेट हो रहे होंगे वो भी उसके पास पहुंच जाएंगे। और एक और क्वेश्चन कि जी। जो आपने 00 वाला किया है जी, तो इस राउटर पे मतलब फ्यूचर में जब भी कोई नेटवर्क आता है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। 00 एक मेजर रूट है। अगर इस राउटर में कोई हम लोग जो है ना एक नेटवर्क ऐड करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, तो उसको इस राउटिंग टेबल की और EIGRP के अंदर इसको अपडेट करवाने की, एडवर्टाइज करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने जो मेजर रूट दिया हुआ है 0000, इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली उधर से कैप्चर करके आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। यही हाँ, जहां पर मैनुअली सिर्फ 3 राउट्स दिए वहां पर एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा। यही वजह होती है कि हम लोगों ने अपने गेटवेज को बार बार नहीं छेड़ना होता। हर दफा कोई डेस्टिनेशन कोई चेंज हो जाए तो जाके गेटवे को एक्सेस नहीं करने की जरूरत होती, वहां पर डिफॉल्ट रूट्स ऐड होते हैं। ऑटोमेटिकली जो भी नया राउटिंग टेबल में रूट ऐड होगा, एडवर्टाइज होगा, ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा और नेबरशिप ऑलरेडी क्रिएट होती है तो हेलो मैसेज के जरिए ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, गुड। अच्छा, ये बात हो गई।
अब यहाँ पर देखिए एक चीज के अभी तो मैन हमारी 102 की आपस में बात हो रही है ना, बाकी तो और डिस्टेंसेस अलग बात है। 10 किधर है, यहाँ पर इनके दरम्यान में 102 वाला जो नेटवर्क चल रहा है राउटर, लेट्स सपोज इस राउटर में आए, तो IP EIGRP टोपोलॉजी की बात करें तो ये देखिए 102 की बात हो रही है। 102.1 से लेकर 102.2 तक का जो इनके दरमियान में फिजिबल डिस्टेंस, ये मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू बता रही है 2816 2816। अब ये कैसे आ रही है यहाँ पर, अब हम लोग बात करते हैं कि इनका अभी जितना मेजर नेटवर्क हो या इस नेटवर्क की लेवल तक की बात हो, अब ये वैल्यू कैसे आई है इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। उसके लिए इस राउटर में सबसे पहले शो इंटरफेस की अगर बात करें, गीगाबिट इथरनेट कौन सा था इसका, 0/0 है जो इसके साथ कनेक्टेड है। इसी स्पेसिफिक इंटरफेस की बात कर लेते हैं, 0/0। इसकी सबसे पहले ये बैंडविड्थ हम लोग देखते हैं कितनी है आगे, ठीक है। मिनिमम ये बैंडविड्थ याद रखिएगा, मिनिमम बैंडविड्थ की बात होती है, और डिले जो होता है ना, आने वाले जितने भी राउटर्स में डिले होता है वो ऐड होता जाता है। अभी इसके लिए जो हमारी वैल्यू आई है, ये अभी जो बैंडविड्थ बताई जा रही है 10 के आगे 3 और 3 6 जीरोस लगे हुए हैं, ठीक है। इस इंटरफेस की एग्जैक्ट बैंडविड्थ तो यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी जो शो हो रही है, ठीक है। उसके लिए अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, मैट्रिक इज इक्वल टू 10 की रेज़ टू पावर 7 तो वैसे ही रहेगा, आपको पता है ना। 10 की रेज़ टू पावर 7 ऊपर ऐसे ही रहेगा, या 10 की रेज़ टू पावर 7 से मुराद क्या है अगर हम लोग लिखें, अगर इसको भी मैनुअली लिखें तो आपको पता है 10 की रेज़ टू पावर 7 से मुराद ये होता है कि 10 के आगे कितने जीरो, 1 के आगे 7 जीरो टोटल, 1 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर 7, 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अब यहाँ पर बैंडविड्थ जो वहां पर इंटरफेस की बताई गई है 3 और 3 6 यहाँ पर जीरोज हैं, तो वो वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कितनी है 1 6 होगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे डिले। अब यहाँ पर डिले कितना शो हो रहा है, MTU, हाँ डिले जो है वो 10 शो हो रहा है। हाँ इसलिए तो मैंने माइक्रो को सिंपल अगर उसमें कन्वर्ट करो तो नीचे 10 रिमूव कर दोगे, एग्जैक्ट यही वैल्यू लिखोगे तो डिवाइड बाय 10 भी लिखना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। 10 और उसको हम लोगों ने डिवाइड करना है किसके साथ, डिवाइडेड बाय क्या फार्मूले में वैल्यू है 10 ही है। अगर वो मैनुअल लिखेंगे तो फिर नीचे 10 नहीं लिखेंगे। हाँ ठीक है 10, और इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी सी है तो इस चीज को इग्नोर करिएगा, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 256 के साथ। तो इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये यहाँ पर ऊपर जो है वो 7 सिफर हैं, नीचे 6 सिफर हैं, तो ये 6 सिफर जो है ना इसके 6 सिफर के साथ कट जाएंगे, ठीक है। 2560 जमा 200, और ये 10 और 10 भी कट जाएंगे, यहाँ पर कितना रह जाएगा 1, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई बाई 256।
तो अब 256 को हम लोग अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या वैल्यू आती है? 256 मल्टीप्लाई बाई 11, हाँ 2816। और हमारी क्या वैल्यू वहां पर हमें रिक्वायर्ड कितनी थी? इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2816, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, शो आईपी राउट की कमांड के साथ, नहीं, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी, तो 2816 वैल्यू आ रही थी। तो इस तरह से बेसिकली ये मैट्रिक्स को कैलकुलेट करता है। ये मैंने तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि ये बैक एंड पे होता कैसे है। ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ये फार्मूला, ये पीछे एल्गोरिथम चल रहा है, वो एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली ये काम करता है। लेकिन वो वर्किंग कैसे करता है, वो वर्किंग बेसिकली असल मकसद था आप लोगों को बताना। इसके अलावा फिर आगे जितने राउटर से अटैच होते जाएंगे, उसमें उनके हिसाब से जो है ना डिले ऐड होता जाएगा 10-10 करते, तो ठीक है। और उसी हिसाब से जो है ना बैंडविड्थ भी। लेकिन अब बताने वाली इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इनमें जो बैंडविड्थ और डिले की बात है, तो जो बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ हमेशा लीस्ट बैंडविड्थ कंसिडर की जाएगी। अब लीस्ट बैंडविड्थ से मुराद क्या है? चूंकि एक ये इंटरफेस है और एक ये इंटरफेस है, दोनों इंटरफेसेस के दरमियान में की आमतौर पर तो सेम सेम बैंडविड्थ होती है ना, लेकिन अगर इनके इंटरफेसेस की बैंडविड्थ एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है, तो जब हम इनका मैट्रिक्स कैलकुलेशन होती हैं, तो प्रोटोकॉल इस तरह से काम करता है कि जिस इंटरफेस की कम बैंडविड्थ होगी उसको कंसिडर करके इसमें यूज करेगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले इंटरव्यू में पूछी जाती है कि अगर इनके चूंकि मैट्रिक्स कैलकुलेशन करते हुए बैंडविड्थ है, दो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस की बैंडविड्थ की जो कैपेसिटी है वो चेंज है, वेरी कर रही है, एक की कम है एक की ज्यादा है, तो फार्मूले में कौन सी बैंडविड्थ कंसीडर की जाएगी मैट्रिक्स कैलकुलेशन के दौरान में? तो लीस्ट बैंडविड्थ जो होगी वो कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी तो चूंकि हमारा एक आइडियल टोपोलॉजी है जहां पर सारी बैंडविड्थ हम लोगों की क्या है, सेम है, ठीक है। सब हम लोगों ने गीगाबिट के जो है ना इंटरफेसेस यूज किए हुए हैं, तो उसके लिए हमारी जो है ना एक आइडियल यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है। दूसरा, डिले। डिले जितना मैक्सिमम डिले आता है उतना जो है ना डिले भी डिपेंड करता है। डिले और ये चीजें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इंटरफेसेस की बैंडविड्थ डिले चेंज भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी लोगों को लिमिटेड प्रिविलेजेस दी होती हैं, कुछ को कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की एक्सेस होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। कुछ लोगों को कम इंटरनेट दिया जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा इंटरनेट दिया जाता है। आईएसपी की बात कर लें, आईएसपी से कुछ लोगों को 4 Mbps की कनेक्टिविटी मिली होती है, कुछ को 8 Mbps की कनेक्टिविटी मिली है, कुछ को 100। उसके लिए क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका ये है, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट लेट्स सपोज 0/0, यहाँ पर बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ को लेट्स सपोज उससे कम करके 100 रख देते हैं इस तरह से। अब ये देखें नेबरशिप डाउन होने के मैसेज आ गया हमारे पास फौरन से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी ओरिजिनल के की वैल्यूज को चेंज किया। लेकिन चूंकि ये बैंडविड्थ हमारे पास उसको 1 ही रख लें, इस वजह से ये फौरन दोबारा से अप भी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे भी 1 है ना बैंडविड्थ। हमने ऑफ तो नहीं की, बिल्कुल ही रिमूव तो नहीं की, इंटरफेसेस कनेक्टेड तो है ना, इस वजह से वो वापस से दोबारा से नेबरशिप जो है ना क्रिएट भी होगी, एडजेसेंसी उनकी मेंटेन होगी। तो ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं EIGRP के हवाले से, बड़ी गहराई की बातें हैं, लेकिन इनके बारे में पता होना ज़रूरी है जब आप EIGRP को कॉन्फ़िगर कर रहे हो। अच्छा, यहाँ तक ये जो बातें हम लोगों ने देखी, ये जो फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, इनको आप लोग सारे नोट करने हैं सारे अपने पास, इस मेथड को। हाँ, बहुत है वैसे EIGRP में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस लेवल तक बहुत है, आगे NP में मजीद इसको दोबारा देखेंगे, जो चीज़ें रह जाएंगी।
हाँ जी, क्लियर हुआ आप लोगों को EIGRP का कॉन्सेप्ट? सुफियान? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। आप तो कह रहे थे मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का आ जाऊंगा। बस सर, सर्दी ने बेहाल कर दिया। सर्दी ने आपको हरा दिया फिर हैं?